लोग के सामने ये तो आ रहा होगा, स्क्रीन पे आया होगा क्वेश्चन, आया कि नहीं? तो देखो कल जो है ना, इसमें इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे उसके उसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लें, क्योंकि 9th और 10th में जब आते हैं ना तो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से सवाल पूछा जाता है। तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी सवाल मिलेंगे और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे और सब्जेक्टिव में आपको लिखना भी रहेगा। जो है कुछ क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है कि किसको हम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, किसे हम क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको कल बताया था मैंने किसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल में हम जो क्या वो बेटा, हाँ वायरसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये किसको क्रिस्टल में कर सकते हैं, तो देखिए नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ वायरसेस जो है ये नॉन लिविंग है, तो वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो पहला आंसर जो है वो पहले का हो जाएगा क्या, सी। दूसरा था कि सेल कब स्वेल करता है। तो देखिए आपको बताया था मैंने 2-3 तरह के सॉल्यूशंस आपको बताए थे। एक तो सॉल्यूशन बताया था मैंने कौन सा, वो हाइपोटोनिक बताया था, हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा कि व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन सेल विल स्वेल अप। ये सेल क्या हो जाएगा, ये स्वेल अप हो जाएंगे, ठीक है। ये है आपको हाइपोटोनिक कंडीशन में। और अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक, ठीक है, तो इस हाइपरटोनिक में वो क्या हो जाएगा, सेल जो है वो श्रिंक, हाँ नहीं नहीं बेटा, बर्स्ट नहीं नहीं, बर्स्ट पहले वाले में करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं तो पानी जब एंटर करेगा ना तो इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि वो फट जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पहले स्वेलअप करेगा और तब बर्स्ट करेगा। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा या प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो सेल, प्लाज्मोलाइज हो जाएगा वो सेल, मतलब उसमें से पानी निकल जाएगा। बात समझ में आई। और तीसरा बताया था आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। उस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वो सेल की साइज में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे जो था एक कि ये पूछ रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो डेफिनेशन क्या होगा, कल ही आपको बताया था मैंने कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल के बाहर का जो मीडियम है या सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट होगा, ठीक। तीसरा जो है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। अब देखिए ये दिया है क्रोमोसोम, तो आप याद कीजिए कि आपको न्यूक्लियस हमने बताया था, ठीक है। उस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। और आपको बताया था क्या कि क्रोमैटिन में क्या होता है, क्रोमैटिन में डीएनए होता है और प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है ये, ठीक है बेटा। तो अब देखिए ये जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो ये क्रोमैटिन है। और क्रोमैटिन कब दिखाई देगा, तो क्रोमैटिन हमें दिखता है कब, जो नॉन डिवाइडिंग सेल, ये करेक्ट, नॉन डिवाइडिंग सेल है, इंटरफेज वाले सेल है, रेस्टिंग सेल है, उसकी न्यूक्लियस में अगर हम देखेंगे तो हमें क्रोमैटिन दिखाई देगा। तो अब लेकिन क्वेश्चन यहां क्या है, क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल्स में दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स कहां दिखेंगे, जो सेल डिवाइड करता है उसकी न्यूक्लियस में दिखाई देता है। तो अब ये क्रोमोसोम बनते कैसे हैं, तो देखिए क्रोमोसोम जो है ना वो इस तरह से ऐसे है, ये क्या कहते हैं, सपोज कि ये ऐसे क्रोमैटिन है, तो ये क्रोमोसोम जो बनेगा
वो क्रोमोसोम ऐसे, यही क्रोमैटिन जो है कंडेंस हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंडेंस हो जाते हैं तो ऐसे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ऐसे इस तरह से ये हमको क्रोमोसोम, ये कंडेंस हो गई इस तरह से दिखेगा बेटा, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमैटिन ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है सेल डिवीजन के टाइम पे। इसका मतलब क्या है कि जो कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इस क्रोमैटिन का होगा, वही केमिकल कंपोजिशन इस क्रोमोसोम का भी होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। अब देखिए उसके बाद अगला जो हमने बताया था आपको कि राइबोसोम, अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। तो आपको एक चीज बता दें कि जो राइबोसोम होता है, ठीक है, जो राइबोसोम है, दिस राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या है, आपको उसी दिन बताया था आपको, दिस इज आरएनपी पार्टिकल, आरएनपी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इस राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या क्या पाया जा रहा था, आपको बताया था आरआरएनए, ठीक है, पाया जा रहा था, और प्लस प्रोटीन पाया जा रहा था, ठीक है, प्रोटीन। तो ये देखिए ये जो आरआरएनए है, ये एंजाइम की तरह काम करता है। तो उस एंजाइम को, जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है तो उसको हम कहते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं बेटा, राइबोजाइम, या इसी का दूसरा नाम है आरएनए एंजाइम। क्या नाम है, आरएनए एंजाइम। तो राइबोजाइम या आरएनए एंजाइम, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, ये तो है, क्योंकि आपको बताया था क्या कि राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन तो बनेगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम। देखिए यही प्रोटीन जो है वो एंजाइम का भी काम करता है, ठीक है। और अदरवाइज अगर देखें तो अभी हमने आपको क्या बताया कि आरआरएनए जो कंपोनेंट है राइबोसोम का, ये एंजाइम की तरह काम करता है, तो ये भी सही आंसर हो गया। बाकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन ये फंक्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च ये भी इसका फंक्शन नहीं है। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, जिसमें वो प्रोटीन बनाता भी है और एंजाइम का काम करता भी है, ठीक है बेटा। ये तो कल हमने आपको डिस्कस किया था। अब आगे देखिए इसी तरह से रीजनिंग जो हमने पढ़ाया है उसी से आपको लिंकअप हम बता रहे हैं कि कैसे आप लिंक करेंगे, हाउ यू विल लिंक। अब देखिए आगे चल रहे हैं इसमें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जब क्वेश्चन आप पढ़िए तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो इसमें या तो आर होता है या पार होता है, मतलब आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइदर यू विल गेट मार्क्स और यू विल गेट नो मार्क्स, तो डिडक्शन हो जाएगा, नंबर का डिडक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कौन सी चीजें नहीं है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है। तो अब पहले हम आपको यह बता दें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने आपको बताया क्या था। तो देखिए आपको यह बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां से क्या होगा, ये ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट होगा और कहां तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, कहां तक एक्सटेंड करता है बेटा, कहां तक बताए थे, ये देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो
देखिए पहली चीज क्या हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो एक करेक्शन आप लोग कर लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट दिया है, बहुत ध्यान से पढ़ना है नॉट। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखिए है ना तो इसके बाद इसमें जो है, ठीक है, ये आपको हम ये बता रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए कहां पाया जा रहा है, तो अब देखिए न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए ये जो है ना, ओहो, देखिए ये जो न्यूक्लियस था, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा बेटा, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक चीज हमने बताया था। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने बताई थी कि एंडोप्लाज्मिक, तो देखिए अब एक एक चीज आप ये देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अब दूसरा पॉइंट जो हमने बताया था वो ये कि ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक को कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हमने बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, चूंकि राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं इसलिए यहां प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, यहां लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। तो SER में लिपिड की सिंथेसिस होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस से रिलेटेड नहीं है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, वो एसोसिएटेड है डिटॉक्सिफिकेशन से, मतलब यहां पे चीजें डिटॉक्सिफाई होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस गया है उसको नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इतनी जानकारी के साथ आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड, मतलब क्या नहीं है। तो जरा यहां पे देखिए, ये ट्रांसपोर्ट, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ये पहला, अब पहले ऑप्शन सारा पढ़ लेते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में क्या है, वो चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। अब देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट चैनल का काम, आप याद कीजिए एक चीज मैंने बताया था, प्रोटीन का फ्लो। तो प्रोटीन का फ्लो कहां से कहां होता है, प्रोटीन फ्लो एक टर्म हमने बताया था ना कि फ्लो ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फ्लो, प्रोटीन फ्लो हमने बताया था। प्रोटीन फ्लो में क्या बताया था हमने, आप याद कीजिए, तो आपको बताया था कि राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लीजिए। रफ से कहां जाएगा, रफ से जाएगा गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी बताया था, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से कहां बताया था, लाइसोसोम बताया था, लाइसोसोम, और लाइसोसोम से कहां बताया था हमने, लाइसोसोम से कहां बताया था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, देखिए बेटा, कि पहला आंसर तो आपका सही है, क्योंकि ये पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड करता है प्रोटीन को,
ट्रांसपोर्ट भी करता है कि नहीं? तो पहला तो ये हो गया। मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन का तो करता ही है, क्योंकि क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बन रहा है, राइबोसोम पे भी जो प्रोटीन बन रहा है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, और चीजों का भी ट्रांसपोर्ट करता है ये साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अच्छा, ये बायोकेमिकल एक्टिविटी का साइट है, चौथा ऑप्शन जरा देखिए, वो भी सही है कि बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटी होते हैं इसमें। ठीक। डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, प्रोटीन को भेजने का काम होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम है। और देखिए, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एनर्जी नहीं जनरेट होती है इसमें। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, एनर्जी जनरेट नहीं होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, विच इज नॉट रिलेटेड, इज द ऑप्शन सी। सी जो ऑप्शन है वो क्या है, वो हो जाएगा कि ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए कि फॉलोइंग्स आर फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसको जानने के लिए आप याद कीजिए, कल आपको मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों एक तरीके हैं, मेथड्स हैं ट्रांसपोर्ट के। तो अब इसमें ये आप देखिए, डिफ्यूजन में क्या होता है, आपको पहला पॉइंट हमने क्या बताया था डिफ्यूजन में? डिफ्यूजन में पहला पॉइंट, हाँ देखिए, डिफ्यूजन में जो पहला पॉइंट हमने बताया था वो ये बताया था कि इट इज द मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। किस चीज का मूवमेंट होता है? सोल्यूट का मूवमेंट होता है। कहां से कहां? तो हायर रीजन से, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हाँ करेक्ट, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि इसमें कोई बैरियर नहीं होता है, नो बैरियर, है कि नहीं? इसमें कोई बैरियर नहीं होता है। ठीक, तो करेक्ट। तो ये डिफ्यूजन में कोई बैरियर नहीं होगा। अब जरा देखिए ऑस्मोसिस में हमने क्या बताया। ठीक है, ऑस्मोसिस में हमने क्या बताया था आपको? तो ऑस्मोसिस में हमने बताया था ये कि पहला पॉइंट, ये मूवमेंट किसका होता है? इट इज, हाँ करेक्ट, मूवमेंट होता है ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये सॉल्वेंट का मूवमेंट है। और कहां से कहां होगा? तो सेम वही चीज, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द मूवमेंट विल अकर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा मेम्ब्रेन होगा? हाँ, सेमी परमिएबल, हाँ ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसके थ्रू होता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जरा आते हैं ऑप्शंस पे, देखिए। अब देखिए, रीड केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है, वाटर का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऑप्शन हो गया। तो ये ऑप्शन बेटा सही है कि गलत है? हाँ करेक्ट, ये सही ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। अब जरा आते हैं कि नीचे वाले गलत क्यों हैं, जरा उसको देख लें। ठीक है, इसका मतलब नीचे का जो ऑप्शन दिया वो गलत है। तो क्यों गलत है, जरा उसको एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए यहां पे ये डिफ्यूजन की बात कर रहा है, जैसे लग रहा है ना कि जो है डिफ्यूजन टाइप की बातें कर रहा है वो, कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, लेकिन कोई बैरियर की बात नहीं कर रहा है। तो यहां पे चूंकि बैरियर की कोई बात नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है आपको। यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन जिस मेम्ब्रेन से वो पास करता है वो परमिएबल नहीं होता है, वो सेमी परमिएबल होता है, वो सेमी परमिएबल होता है। इसलिए ये ऑप्शन लग तो रहा है कि सही है, लेकिन ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है,
इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहां दिया है, लोअर से हायर दिया है, लोअर से हायर तो डायरेक्शन गलत होता है, ये तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आपको समझ में आया कि रीजनिंग के साथ कैसे आपको सॉल्व करनी है। और देखना बेटा, जो भी चीजें हमने पढ़ाई है वो सारे वो चीजों को अगर तुम दिमाग में बैठा लोगे तो तुम सारा क्वेश्चन कर लोगे। यू विल बी एबल टू डू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा। चलिए, तो इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं वो है प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। अब देखिए आपको हमने क्या बताया था, कल ही बताया था कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं तो सेल के अंदर से क्या होगा, पानी का लॉस हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और यहां पे हमने एक क्या रखा है, सेल रखा है। ठीक है, सेल रखा है और ये क्या है, हाइपरटोनिक है। ये कैसा है, ये हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब बाहर में पानी क्या है, H2O, ये हाई है। ठीक है, ये हाई है बाहर में यहां पे, और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर लो है। सेल के अंदर क्या है, लो है। तो पानी कहां से कहां जाएगा, वो अंदर से। ठीक है, देखिए वो पानी क्या होगा, वो अंदर से बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो वो सेल जो है वो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से ऐसे हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, ये श्रिंकेज हो गया, ये श्रिंक कर गया सेल, और इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। मतलब कि द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, और उस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछा गया है, तो डेफिनेशन में क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। किसका, किसका श्रिंकेज होगा, देखिए अंदर साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज हो जाती है। तो देखिए आप जरा ऑप्शन को देख लेते हैं, तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बर्स्टिंग की बात कर रहा है, लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कह रहा है। और श्रिंकेज प्लाज्मोलिसिस कब होता है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, एकदम सही ऑप्शन है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका श्रिंकेज तो होता ही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, और नन तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन 8वां देखिए जरा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कौन सा है जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, तो बेटा ये आप याद कीजिए। अच्छा ये बताइए कि जो है वो कितने तरह के हमने आपको बताए थे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कितने तरह के होते हैं। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं, वो नहीं हम पूछ रहे हैं बेटा, हम ये पूछ रहे हैं ना कि आप याद करो जरा एक चीज, कि हमने ये बताया था यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपको लिख के बता रहे हैं। जैसे देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, एक को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और दूसरे को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक, अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल, तो आपको हमने बताया था कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो इसमें फर्दर 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे होंगे जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं,
ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। कौन सा होगा? नॉन मेम्ब्रेन, मतलब जिसके अराउंड, ठीक है, जिसके अराउंड क्या होगा बेटा? मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। और जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? आपको बताया था, याद कीजिए, एक था राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम होता है। दूसरा हमने क्या बताया था आपको? याद कीजिए, न्यूक्लियोलस बताया था, ठीक है, न्यूक्लियोलस बताया था, राइबोसोम बताया था, न्यूक्लियोलस बताया था, और तीसरा क्या बताया था? सेंट्रियोल बताया था ना, सेंट्रियोल। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें क्या होगा? मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है बाहर की साइड में, नो मेम्ब्रेन इज फाउंड, यानी ये ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। अब जरा दूसरा देखिए, दूसरा आपको बताया था कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक, अब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपको दो चीजें, एक तो सिंगल लेयर हो सकता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाउंड, याद कीजिए, आपको याद बताया है बाउंड स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, DUBLE, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए सिंगल वाले में क्या क्या बताए थे आपको? सिंगल वाले में बताया था मैंने लाइसोसोम, याद कीजिए तो, लाइसोसोम, ठीक है, वैक्यूल बताया था, वैक्यूल बताया था, और परऑक्सीसोम्स आपको एक स्ट्रक्चर हमने बताया था, परऑक्सीसोम, ठीक है, परऑक्सीसोम्स, वो हमने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था। तो देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में इतने सारे स्ट्रक्चर हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से कौन सा कवर्ड है? तो देखिए सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कौन से हैं? लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन में आपके दो आंसर हैं, एक आंसर हो जाएगा वैक्यूल और दूसरा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। तो इसमें दोनों, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा कि ऐसे एक बोथ का ऑप्शन देना चाहिए, उसने दिया नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन क्या हैं? वो सही होंगे, वैक्यूल भी होगा और लाइसोसोम भी होगा। ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? हम्म, तो देखिए अब जो है, अगला क्वेश्चन जरा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखिए कौन से गलत में क्या है कि गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है, ये बात सही है कि गलत है? अब आप जरा बताइए हमें। सही है ना? आप याद कीजिए कि आपको मैंने हाँ एकदम सही है, आपको याद कीजिए, आपको बताया था मैंने क्या कि प्रोटीन फ्लो जब होता है, ठीक है, तो प्रोटीन फ्लो में क्या होता है? प्रोटीन फ्लो में क्या सीक्वेंस था? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? देखिए गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्व, ये तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है फॉल्स स्टेटमेंट, तो यानी कि पहला सही है। ठीक है, अब जरा दूसरे में आइए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। आप याद कीजिए तो आपको बताया था मैंने क्या कि न्यूक्लियस में तो क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन क्या है बेटा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक, अच्छा अब जरा दूसरा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में याद कीजिए तो आपको बताया था मैंने क्या कि उसके साइटोप्लाज्म में डबल, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और उसी प्लाज्मिड की वजह से उसे क्या कहा जाता है? उसी प्लाज्मिड की वजह से उसको सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दूसरा ऑप्शन भी
सही है। ठीक है, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा जरा देखिए क्या है। तीसरा ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी आपकी एकदम सही स्टेटमेंट है। तीनों सही स्टेटमेंट है, हाँ तीनों सही है। तो इसका मतलब गलत क्या हो गया? गलत हो गया साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए ये ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि उसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो अब जरा एक चीज देखिए, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कह रहा है। और आप याद कीजिए तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था कि मान लेते हैं ये सेल है। ठीक है, ठीक है, ये सेल है और इस सेल के अंदर जो है वो क्या है, वो इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से ऐसे क्या है, ये है, और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो देखिए ये जो है, अगर हम बात करें कि तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, और ये क्या है? यही प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, यही क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है और इसके अंदर देखिए ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है बेटा, जो लिक्विड पार्ट प्रोटोप्लाज्म का होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको हमने उस दिन ये बताया था कि एक इक्वेशन आपको लिखा था हमने, अगर आपको याद आ रहा हो इक्वेशन, तो इक्वेशन देखिए हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, ये हो जाएगा। लेकिन वहां लिखा है क्या है? कि वो प्रोटोप्लाज्म है, जबकि ऐसा नहीं है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा है। साइटोप्लाज्म इज द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन विच न्यूक्लियस इज नॉट देयर, जिसमें से न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दिया जाए। मतलब द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये यहां पे करेक्शन आपको ये कर लेना है कि साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, अब जरा 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए, एंजाइम्स आर पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जो पैक होता है एंजाइम लाइसोसोम में, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस लिपिड एंड प्रोटीन। देखिए दूसरे ऑप्शन पे पहले जरा चलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है बेटा? हमने आपको बताया था कि रफ का मतलब उस पर राइबोसोम पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है तो प्रोटीन बनाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस लिपिड, मतलब रफ लिपिड बना रहा है। ठीक है, ये देखिए रफ जो है वो लिपिड के बारे में बोल रहा है और स्मूथ को बोल रहा है कि प्रोटीन बना रहा है। तो देखिए ये उल्टा हो गया स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ही नहीं ये तो ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियोइड जो है ना, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। बट यहां पे देखिए न्यूक्लियोइड को बोल रहा है कि ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बेटा ऑप्शन सही क्या है? तो एक ही ऑप्शन सही है और वो है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, है ना।
तो ये चीजें हैं आपको